हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन दिस सेशन। सो बच्चों, आज का हमारा जो सेशन होने वाला है, ये सेशन हाइपर कंजुगेशन के लिए होगा, ठीक है ना। तो देखो, हाइपर कंजुगेशन को आपको पढ़ने से पहले एज यू नो दैट अबाउट द रेजोनेंस, ठीक है, तो आपने ये जाना कि रेजोनेंस में सर डिलोकेलाइजेशन होता है। थोड़ा सा हम पास्ट में चलते हैं, इसके बेस पे हम हाइपर कंजुगेशन को समझेंगे। तो आप क्या बताए बच्चा कि सर जो होता है हाइपर कंजुगेशन, वो क्या होता है? डिलोकेलाइजेशन होता है। आपसे पूछा गया कि बच्चा किसका डिलोकेलाइजेशन होता है, देन यू क्लियर कहते हो ये कि हमारा सर जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है ना, पाई इलेक्ट्रॉन किसी सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन होता है ना सर, वो या फिर अगर लोन पेयर होता है उसके पास, ठीक है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो, या फिर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव आयंस होते हैं वो, ठीक है ना। ये पर्टिकुलरली जितने हम बता रहे हैं अभी, ये क्या होते हैं सर? डिलोकेलाइज होते हैं। हम पूछते हैं कहाँ पर डिलोकेलाइजेशन होते हैं, तो फिर आपने जैसे कि स्टडी किया है, मैंने इसका प्रॉपर वीडियो अवेलेबल करवाया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? एटम टू एटम होता है क्या? डिलोकेलाइजेशन। अगर बच्चा एटम टू एटम डिलोकेलाइजेशन होता है तो किसी एक ये वाले एटम दूसरे मॉलिक्यूल का एटम, दूसरे मॉलिक्यूल का दूसरा एटम, ये क्या करता है? एक दूसरे के बीच में डिलोकेलाइजेशन करते हैं। सर आप कहते हो सीरियसली कि नहीं सर, वो कहाँ होता है? कहाँ होता है? विद इन मॉलिक्यूल होता है। ओके, ये समझ में आया। लेकिन एक टर्म कंडीशन होती है, एक क्वेश्चंस आते हैं, बाकी लोगों के द्वारा क्वेश्चंस आते हैं, ये डिलोकेलाइजेशन या फिर हम पाई इलेक्ट्रॉन को यहां से वहां क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? अभी आप बोलोगे सर हम क्लास में कहीं स्टेबल बैठे हुए हैं, तो फिर आप हमको यहां से उठा के वहां क्यों कर रहे हैं? क्या रीजन है? तो हो सकता है आप क्लास में अच्छे से बच्चों से बात कर रहे हो, टीचर को पढ़ाने में डिस्टर्ब कर रहे हो, तो टीचर वांट टू स्टेबल, दैट्स वाई आपकी पोजीशन को वो चेंज करता है, यहां से उठा के वहां करेगा ताकि क्लास का जो एनवायरनमेंट है वो स्टेबल हो जाए। इसके पीछे यही रेजोनेंस है। रेजोनेंस कहीं बाहर से नहीं आया है। रेजोनेंस को समझने के लिए हम क्लास के ही एनवायरनमेंट को समझ सकते हैं। तो जो बच्चा वहां बैठा था, उठा के टीचर ने उसको वहां पर बैठाया। क्यों बैठाया? क्योंकि वो क्लास के एनवायरनमेंट को स्टेबल करना चाहता है। इसी रीजन जो हमारा रेजोनेंस है, रेजोनेंस में भी पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन होता है, वो मॉलिक्यूल्स जो होता है पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन करता है, और लोन पेयर अगर इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं तो वो उसका डिलोकेलाइजेशन करता है, नेगेटिव चार्ज होता है तो वो उसका डिलोकेलाइजेशन करता है। इन जो डिलोकेलाइजेशन करने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को स्प्रेड ओवर करता है फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम विद इन द मॉलिक्यूल, दैट विल बी रेजोनेंस। क्लियर? लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है सबका, क्या? वन टू बी स्टेबल। समझ में आया आपको? स्टेबिलिटी। तो ये रेजोनेंस है, रेजोनेंस को हमने प्रॉपर्ली डिस्कस किया है। लेकिन इस वर्ड से हम लोग एक वर्ड लेने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं? डिलोकेलाइजेशन। सो हम कह सकते हैं, क्या हम कहेंगे बच्चा, हमारा जो टर्म है आज का क्या है? क्लियरली देखो, जो आपको टर्म ऐसे लगे कि हाँ इसको नोटिस करने के मतलब नोट्स बनाने की जरूरत है, उसको आप लिखते चलिएगा। हाइपर कंजुगेशन। ये हाइपर कंजुगेशन क्या होता है सर? रेजोनेंस को हम लोग समझ लिए, एग्जाम्पल के साथ में, सब कुछ के साथ में हमने समझे कि ये रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी के लिए। किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को हमको एक्सप्लेन करना होगा, दैट्स व्हाई रेजोनेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आप सर ये नया टर्म कैसे इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं? नया टर्म इन द सेंस आपके नहीं होगा बच्चा, आई नो कि आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी एज ए एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि सर ये नया टर्म जो यूज कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो क्या है? देखिए, हाइपर कंजुगेशन को हम कह सकते हैं कि सर बच्चा डोंट वरी, ये हाइपर कंजुगेशन भी क्या होता है? डिलोकेलाइजेशन होता है। फिर आप तुरंत शॉकिंग हो जाओगे, सर एक मिनट सर, पहले स्टॉप, रुकिए रुकिए सर रुकिए। जब हम रुक जाएंगे बोलोगे अच्छा क्या, तो सर बोलोगे यदि सर यहाँ पर डिलोकेलाइजेशन हो रहा है और यहाँ पर डिलोकेलाइजेशन हो रहा है, आप इसके बीच का डिफरेंसेस बता सकते हैं? ये डिलोकेलाइजेशन क्या है, ये डिलोकेलाइजेशन क्या है? देखो बच्चा, ये बेसिक सा डिफरेंस दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। क्या है बच्चा? देखो, जो डिलोकेलाइजेशन है ना, डिलोकेलाइजेशन डिलोकेलाइजेशन बोथ आर द सेम, लेकिन आपने ये नोटिस नहीं किया। क्या नोटिस नहीं किया? कि जब मैं रेजोनेंस का डेफिनेशन बता रहा था आपको, रेजोनेंस के बारे में बता रहा था मैं, तो लेकिन हम वहां पर सिग्मा बॉन्ड की हम कहीं जिक्र नहीं किए, हम डिस्कस नहीं किया कि सिग्मा बॉन्ड भी डिलोकेलाइजेशन हो रहा है। ऐसा डिस्कस किया आपके साथ? नहीं किया ना। लेकिन अब यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बेचारा उदास हो जाएगा, ठीक है ना। अगर समझो जरा बच्चा, कोई ऐसा टीचर आ रहा है, आप उस टीचर के फेवरेट स्टूडेंट हो, उस टीचर ने आपको खाने को लिए कुछ दिया, ठीक है ना, और किसी दूसरे टीचर स्टूडेंट के कंपैरिजन में आपको अच्छा, दो स्टूडेंट एक ही डेस्क पे बैठे हैं, आपका फेवरेट टीचर आया, आपको दिया कि बच्चा तुम एक्स्ट्रा खा लो, अब बगल वाले बच्चे को
थोड़ा सा कम दिया, तो बड़ा बगल वाला बच्चा थोड़ा सा उदास हो जाता है कि सर मुझे नहीं मानते हैं, ऐसा कुछ उदास हो जाता है ना। लेकिन समझो जरा उसके पीछे की हिस्ट्री को, ये कंडीशन समझो कि जब सर मुझे नहीं मानते हैं, तो अब देखो जब उसके फेवरेट सर आ जाएंगे तो उसको देंगे, वो भी बच्चा खुश हो जाएगा। रीजन उसके पीछे यही है बच्चा। क्या रीजन है कि जब आपने रेजोनेंस पढ़ा तो रेजोनेंस भी एक फेवर अपने स्टूडेंट को, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन को, लोन पेयर को, इनको प्रेफरेंस भी दे रहा था, लेकिन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को प्रेफरेंस ही नहीं दे रहा था। वही है जब दूसरा टीचर आ गया हमारे हाइपर कंजुगेशन, ये क्या कर रहे हैं, चलो बच्चा तुम भी खा लो, दूसरे स्टूडेंट को ये प्रोफिशिएंसी दे रहे हैं, मींस कि उनको क्या कहते हैं, इंपोर्टेंसी दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं ना उनको कि बच्चा तुम ले लो। अब वो बच्चा खुश हो जाएगा। सब समझो जरा बच्चा, यहाँ जो हाइपर कंजुगेशन में डीलोकलाइजेशन होता है, डीलोकलाइजेशन किसका होगा, यू कैन क्लियरली से दैट कि सर सिग्मा बॉन्ड का होगा। आया आपको समझ में, किसका डीलोकलाइजेशन होगा, आप बोलोगे सर यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होगा। अच्छा ये डीलोकलाइजेशन कहाँ पर होगा, यही हाइपर कंजुगेशन का मेन टर्म होता है। मैंने आपको क्लियर किया ना कि देखो जो डीलोकलाइजेशन मॉलिक्यूल्स में होते हैं, जो डीलोकलाइजेशन मॉलिक्यूल्स में होते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी स्प्रेड ओवर होती है, स्प्रेड होती है। कहां पर स्प्रेड होती है, क्यों होती है स्प्रेड, क्योंकि देखो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स को स्टेबल करने के लिए, मॉलिक्यूल को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्प्रेड ओवर होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ये आपको समझना चाहिए कि डीलोकलाइजेशन हम लोग इसीलिए कराते हैं। चलिए साइड में हटिए, आइए हम हाइपर कंजुगेशन पे ही रुके रहे हैं, समझना हमको हाइपर कंजुगेशन है। मैंने क्या बताया कि देखो हाइपर कंजुगेशन का फेवरेट स्टूडेंट कौन है, आप बोलोगे सिग्मा बॉन्ड है सर, तो डीलोकलाइजेशन किसका होगा सर, सिग्मा बॉन्ड। किसको ज्यादा खाने को मिलेगा सर, तो आप बोलोगे सिग्मा बॉन्ड को खाने को ज्यादा मिलेगा। तो सिग्मा बॉन्ड की मैटर समझे जरा, इसको स्टेबिलिटी के कंडीशन समझो जरा। ये जो सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन है, वहां पर आपने बताया कि एटम टू एटम होता है, यहाँ भी एटम टू एटम होता है, विद इन मॉलिक्यूल होता है, लेकिन इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड होता है। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कंप्लीट रूप से ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना, वहाँ पार्शियल होता था, लेकिन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा ना। देखो मैटर जरा, वहाँ सिग्मा बॉन्ड का होता ही नहीं था, ऐसा समझो कि देखो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है ना। कंडीशन इसके लिए अलग अलग है सर, इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अलग अलग कंडीशन है। मैं कंडीशन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखो डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड टू पार्शियल फील्ड पी ऑर्बिटल। ओके, ये क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का जो डीलोकलाइजेशन होता है कहां, टू पार्शियल फील्ड ऑफ पी ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो पी ऑर्बिटल की पार्शियल फील्ड में इनका डीलोकलाइजेशन होना है। अच्छा पार्शियल किस पे आ सकता है, आप बोलोगे सर अगर उसके पास क्या होगा, फ्री रेडिकल होगा, किसी कार्बन के पास में अगर सर फ्री रेडिकल होगा, मींस लिख देते हैं बच्चा, फ्री रेडिकल होगा ना, उसका जो ऑर्बिटल होगा वो पार्शियल फील्ड होगा, मींस उसके पास तो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इसे बोलते हैं कि अगर डीलोकलाइजेशन हो कहां, टू पार्शियल फील्ड पी ऑर्बिटल, सो हम कह सकते हैं वहां पर क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन होगा। सर दूसरा टर्म भी बता दीजिए। देखिए दूसरा टर्म में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपका इम्पटी होता है, इम्पटी पी ऑर्बिटल, सॉरी ऑर्बिटल्स नहीं, ऑर्बिटल, इम्पटी पी ऑर्बिटल में डीलोकलाइजेशन होगा। दूसरा कंडीशन, अब इम्पटी किसके लिए होगा बच्चा, आप बोलोगे सर अगर उसके पास क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, कार्बोकेटायन होगा, तो उसको क्या होगा, इम्पटी पी ऑर्बिटल होगा। तो डीलोकलाइजेशन कहां हो रहा है, इम्पटी पी ऑर्बिटल हो रहा है। सर थर्ड वन कंडीशन क्या है, तो चलिए थर्ड वन कंडीशन को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा थर्ड वन कंडीशन क्या है सर, यहाँ पर होता है पाई बॉन्ड, कहां पर, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड टू द पाई बॉन्ड, दैट विल बी, आप कह सकते हो कि सर अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मौजूद होगा तो सर यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होगा, ठीक है ना। लेकिन अभी यहाँ पर डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, सिर्फ आप बॉन्ड को फोकस करिए। अभी इसका जो कंडीशन, ऐसा मत करिएगा सर ने गलत बताया कि यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन होता है, नहीं यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है। मैंने एग्जाम्पल आपको, सॉरी अगर कंफ्यूजन कर रहा है तो आपको दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो यहाँ पे कहानी है, इस कहानी को हमको आगे समझना है ना। लेट अस सपोज हमारे पे क्या होगा बच्चा, ये होगा हमारे पास CH3, ये होगा हमारे पास क्या CH2, यहाँ पर क्या होगा CH2, ये हमारा क्या है
टर्म है। अब यहाँ का जो सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे ट्रांसफर होंगे, ठीक है ना, ये पाई सिस्टम है। तो हमारे पास 3 कंडीशन बन के आ रही है। फिर आप बोलोगे सर एक लोग को आप भूल रहे हो क्या, एक लोग को भूल रहे हो क्या, तो मैं बोलूंगा कौन सा। फिर आप बोलोगे सर अगर किसी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जिसे हम बोलते हैं कार्बन आयन, इसमें डिलोकलाइजेशन नहीं होता है क्या सिग्मा बॉन्ड का, तो फिर आप मैं बोलूंगा नहीं बच्चा, इसमें डिलोकलाइजेशन नहीं होगा। रीजन क्यों, देखो इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है, इवन इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। जब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर डिलोकलाइजेशन नहीं होगा। क्या होगा, डिलोकलाइजेशन नहीं होगा। आप इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। कार्बन आयन होगा तो वहां पे डिलोकलाइजेशन नहीं होगा बिकॉज ऑफ दे हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। समझ में आया आपको, सिर्फ ये जो डिलोकलाइजेशन होने वाला है सिग्मा बॉन्ड का, एक टर्म आप यहाँ पर और समझ सकते हो बच्चा, कि जो सिग्मा बॉन्ड हम कर रहे हैं, कौन से सिग्मा बॉन्ड की बात हो रही है, तो यार देखो यहाँ पे सिंपली यही बनता है कि कार्बन, सर कार्बन कार्बन के बीच का हो सिग्मा बॉन्ड, या फिर सर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का हो सर सिग्मा बॉन्ड, यही क्या होगा सर, डिलोकलाइज होगा। कहाँ डिलोकलाइज होगा सर, पार्शियल फिल्ड पी ऑर्बिटल में, या फिर इम्पटी पी ऑर्बिटल में, हाँ इम्पटी पी ऑर्बिटल में, या फिर पाई बॉन्ड में। मुझे लगा कुछ गलत तो नहीं लिख दी, ठीक है ना, क्योंकि देखो बच्चा आप लोग देखो एज ए स्टूडेंट आप लोग ना टीचर को इस मिस्टेक को पकड़ते हो, सर इसने गलती किया सर, यहाँ पर ऐसे पकड़ते हो, सर ने इतना एफर्ट किया, वन आवर का क्लास होता है कि 1 आवर क्लास में आप ये नहीं पकड़ पाते हो कि सर ने क्या बताया, ठीक है ना, लेकिन आप ये करते हो कि सर ने ये मिस्टेक किया। कुछ हो सकता है कि देखिए होता है कि हम लोग भी पढ़े लिखे हुए हैं, बोर्ड पे कुछ होता है, कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग होती है कि हम लोग लिखने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं ना, क्योंकि माइंड में कुछ और चलता होगा कि हमको यहाँ पर टर्म देना है, ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट किया करिए, ठीक है ना। बाकी जो मैटर को दिया जा रहा है उसको समझने की कोशिश करिए। तो हमने क्या बता दिया कि जो देखो सिग्मा बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन हो रहा है कार्बन कार्बन वाला, कार्बन 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 हाइड्रोजन वाला, इसमें हो रहा है पार्शियल फील्ड पी ऑर्बिटल में और इम्पटी पी ऑर्बिटल में, जिसके पास हम बोलते हैं इसको सर ये कार्बोकेटायन होता है, और ये क्या होता है सर, फ्री रेडिकल होता है। तो हमने देखा था कि एक होमोलिटिक फ्यूजन हो रहा था, एक हेटेरोलिटिक फ्यूजन हो रहा था, तो सर वहां पे तो 3 तो हमको बन रहा था ना, 3 आयंस बन रहे थे, एक फ्री रेडिकल, एक कार्बोकेटायन, एक क्या हो रहा था, कार्बन आयन। तो सर आप कार्बन आयन को हाइपर कंजुगेशन में कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हो, रीजन बिहाइंड दैट कि यहाँ पे डिलोकलाइजेशन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये डिलोकलाइजेशन नहीं करता है। आया समझ में, ये थोड़ा सा थ्योरी है जिसका अगर डिफिनेशन कह सकते हो, डिफिनेशन क्या कहोगे बच्चा, एक सेकेंड बच्चा लोग वेटिंग, हाँ जी। तो आप इसके डेफिनेशन की यो कह सकते हो बच्चा कि जो हमारा हाइपर कंजुगेशन होता है, हाइपर कंजुगेशन इज द शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टू बैक एंड पी ऑर्बिटल, ओके, या पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल, या फिर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम टू स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल इज नोन एज हाइपर कंजुगेशन। सिंपल, ठीक है ना। अगर आप पर्टिकुलरली बोलना चाहते हो तो इसमें क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड की डिलोकलाइजेशन होती है स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। आया समझ में, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए अभी तक, ठीक है ना, ये हाइपर कंजुगेशन को। लेकिन आप बताओगे सर ये हाइपर कंजुगेशन हम स्ट्रक्चर ड्रा कैसे करेंगे, कोई से अगर हमारे पास कंपाउंड आ जाएगा और इसके हम एप्लीकेशन कैसे समझेंगे, और कोई स्ट्रक्चर आ जाएगा सर हम कैसे हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखो फॉर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, फॉर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर तो हमको फोकस कहाँ करना होता है, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमको फोकस कहाँ करना होता है, हमको फोकस करना होता है सर कि यहाँ पर एक वर्ड और नया इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, वो होता है अल्फा कार्बन। फिर आप कहोगे सर ये जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड करता है कहाँ, अल्फा कार्बन पर। फिर आप बोलोगे सर ये अल्फा कार्बन क्या होता है, देखो अल्फा कार्बन मीन्स कि अगर हम आपको बताएं कि आपके डेवलपमेंट को समझना है तो आपके पड़ोसी को देखना होगा, कितने नंबर ऑफ पड़ोसी हैं, ठीक है ना, उनकी कंडीशन क्या है, उनकी कंडीशन के हिसाब से आपकी स्टेबिलिटी को पता लगेगी कि आप कितने डेवलप हुए।
ठीक है ना, उनकी कंडीशन अगर अच्छी होगी, ज्यादा ज्यादा पड़ोसी होते हैं तो आपकी स्टेबिलिटी का जो एक्सप्लेनेशन होता है ज्यादा अच्छे से करते हैं, ठीक है ना। कम पड़ोसी रहता है तो आपसे कोई मतलब होता नहीं है, तो आपकी स्टेबिलिटी का कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं होता है। ज्यादा पड़ोसी ज्यादा स्टेबिलिटी। अब पड़ोसी की बात करने जा रहे हैं तो हम देखो नेबर की बात करने जा रहे हैं तो नेबर अलग अलग होते हैं ना, थोड़ा सा समझना है, इस वर्ड को आप कैच करके रखिए। देखो अल्फा कार्बन क्या होता है कि हमारे पास जो एडजेसेंट कार्बन नहीं होता है, किसका सर एडजेसेंट कार्बन, पहले कनेक्ट करने की कोशिश करिए, किसका सर एडजेसेंट कार्बन, सर वो जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप के पास वाला जो कार्बन, सर फंक्शनल ग्रुप इज, अभी देखो अभी हमको यहाँ पे देखना क्या है कि हमको तीन ही टर्म समझना है, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल, देन और कौन सा समझना बच्चा हमको डबल बॉन्ड के बारे में समझना है। ये देखो हमारा वो फंक्शनल ग्रुप है ना, अभी इसका हम क्लियर करेंगे फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायन का। पहले आप देखिए फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है, लेट अस सपोज CH2, ये हमारा क्या है, ये हमारा एल्कीन है ना। अब देखो एल्कीन है ना, एल्कीन के पास वाला पहला कार्बन, एल्कीन के जो पास वाला ये जो कार्बन है ना, इससे जो जुड़ा पहला कार्बन हो, इससे जो जुड़ा पहला कार्बन हो, ध्यान देने की कोशिश करिएगा। ये जो हमारा क्या है एल्कीन सिस्टम है ना, एल्कीन सिस्टम से जो पहला कार्बन जुड़ा है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अल्फा कार्बन। क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। अब देखो इस अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं आप ये बताओ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। जब बच्चा 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे तो आप क्लियरली ये कह सकते हो कि सर यहाँ पे जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा बेसिकली इसी अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है। कहाँ पे डिपेंड करता है हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, एक सेकेंड, आई थिंक नहीं होगा स्लो। जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे डिपेंड करेगा, इसी अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ऐसा कह सकते हो क्या, नंबर ऑफ, एक सेकेंड बच्चा लोग, बस आप कनेक्ट करिए, अभी एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारा एग्जांपल लेंगे। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। आए समझ में आपको, मीन्स कि सर हमको, आप ऐसा कह सकते हो और इस सर ये तो ऐसा होगा कि हमको बस सिर्फ वहां फोकस करना होगा, कहाँ, जहां हम अल्फा कार्बन देखे उसके पास अगर हाइड्रोजन होगा तो वही हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो हाइपर कंजुगेशन नहीं शो करेगा। तो दूसरा टर्म आप ऐसा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, दूसरा टर्म नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ नंबर है बच्चा ना, यहाँ क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, दैट्स मीन, फिर से यहाँ पर नो है, नंबर नहीं है, नो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, ऐसा लिख सकते हो, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। आए समझ में आपको कि मतलब अगर अल्फा हाइड्रोजन उसके पास नहीं है तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बनने वाला है। आए समझ में आपको, एनी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये समझ में आया कि एडजेसेंट या अल्फा कार्बन किसे कहते हैं, तो हमने बोला कि जो फंक्शनल ग्रुप के पास वाला एडजेसेंट वाला कार्बन होता है उसी को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन जुड़े होते हैं सर वही बताता है हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर को। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। तो जितना हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा उतना ही अल्फा हाइड्रोजन होगा उसमें, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है सर तो नहीं बनेगा, सिंपल सी बात। और सुनो लास्ट वन कंडीशन समझ लो ये कि मोर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर मोर स्टेबल कंपाउंड, सॉरी मोर लिखा जा रहा है बच्चा, मोर स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। तो सर आप क्लियरली कहोगे बच्चा कि सर ये बताइए पहले कि आपने जो डिस्कस किया ये सर उस कंडीशन के लिए है अगर जिसके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। सर अगर हमारे पास कोई ऐसा फ्री रेडिकल होगा, जस्ट लाइक ऐसा फ्री रेडिकल होगा और यहाँ पर क्या होगा CH3 होगा, यहाँ पर क्या होगा CH3 होगा, यहाँ पर क्या होगा H होगा, तो सर यहाँ पर हम अल्फा कार्बन कैसे पहचानेंगे। मैंने बताया कि जब भी आपको डेवलपमेंट देखना होगा आप पड़ोसियों से पूछिए कि सर उनका डेवलपमेंट कैसा है, आप नेबर से पूछिए कि उनकी डेवलपमेंट कैसी है, तो वही एक्सप्लेन करेंगे बेटर, सबसे बेटर वही एक्सप्लेन कर सकते हैं आपके नेबर। लेकिन अब यहाँ पर आपको देखना है या इसके अगर पास फ्री रेडिकल है, किसी कार्बन के पास फ्री रेडिकल है या फिर किसी कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, मीन्स अगर इसको भी लिखना चाहो, अगर इसके लिखना चाहो बच्चा
ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा, अगर यहाँ पर थोड़ा सा स्टार्टिंग है, ऐसा ना करें, ठीक है ना। सिंपल सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास फ्री रेडिकल है, यहाँ पर देखो हमारे पास कार्बोकेटायन है। फिर आपका यही क्वेश्चन था ना कि सर ये बताइए हम कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल में कैसे डिजाइन करेंगे कि हाँ ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो आपको यहाँ भी पड़ोसियों को देखना है, किसको देखना है, नेबर को देखना है। नेबर कहाँ पर है, देखो हमारे पास कार्बन के पास क्या है, प्लस चार्ज है। अब कार्बन के पास जो पहला कार्बन है, पड़ोसी वाला कार्बन है, वो क्या है, CH3 है। यहाँ पड़ोसी वाला कार्बन क्या है, CH3 है। यहाँ पड़ोसी, इसके पास दो पड़ोसी हैं। आप पड़ोसी शब्द को कनेक्ट करके रखिए जब तक हाइपर कंजुगेशन पढ़ने वाले हैं। तो पड़ोसी मतलब नेबर, अगर अंग्रेजी में समझना चाहते हो तो वो नेबर होगा, हिंदी में समझना चाहते हो तो पड़ोसी, आपके बगल वाला, आपके बगल वाला। फिर से आपके बगल वाला। अब हो सकता है कि आपकी बगल वाली भी हो सकती है, ऐसा नहीं कह सकते हैं भाई, वो कंडीशन अलग होगी। बगल वाला, बगल वाली, बट यू लाइक, ठीक है ना। वैसे लाइक तुम बगल वाली ही करोगे, देख लो तुम भी करोगे बच्चा बगल वाले को। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, फ्री रेडिकल, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। मीन्स अब देखो इनके पास दो पड़ोसी हैं, इनके पास दो पड़ोसी हैं, मतलब इसके पास क्या है, 2 अल्फा कार्बन है, ठीक है ना। 2 अल्फा कार्बन है तो सर वाह इसके पास 2 अल्फा कार्बन है, हाँ इसके पास 2 अल्फा कार्बन है। और इसके पास देखो तो आप बोलोगे सर इसके पास 1 अल्फा कार्बन है। अब आपको यहाँ से फोकस करेंगे बच्चा, यहाँ से हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बता सकते हैं, आप बोलोगे नहीं सर अभी कहाँ बता सकते हैं, अभी इसलिए नहीं बता सकते सिर्फ हमने कार्बन को बताया। अब कार्बन के पास कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो बताएगा कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो इसके पास कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकते हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के अलग अलग हाइड्रोजन है, एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो मीन्स इसके पास 6 क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो बच्चा क्लियरली कह सकते हो कि इसके साथ जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे वो कितना बनेगा, 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। और यहाँ पर देख लो बच्चा, अगर इसके बारे में बात करें तो इसका जो पड़ोसी है, ठीक है ना, इस कार्बोकेटायन का जो पड़ोसी है वो कितना है, अब बोलोगे सर यहाँ पर 1 है। जब यहाँ पर 1 है तो इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बताओ, तो आप बोलोगे 3 नंबर ऑफ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। दैट्स व्हाई जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। आपको थोड़ा बहुत कनेक्टिंग मिल रही है इससे, ठीक है ना, डिफरेंसेस का कनेक्टिंग मिल रही है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड देते हैं, वहां पर आपको प्रॉपर्ली समझाते हैं कि अगर बच्चा देखो आपको ज्यादा थ्योरी समझने की जरूरत नहीं है और ना थ्योरी लिखना है, क्योंकि आप एज ए कंपटीटर हो, ठीक है ना। तो आपको बस मेन टर्म को समझना है जहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और कोई कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो कहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर का, कहां पर, तो ये कह सकते हो सर यहाँ पर पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है। हम नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर ज्यादा होगा, तो sp2 में पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि आपने देखा कि हमारे पास जो फ्री रेडिकल है, हमारे पास जो कार्बोकेटायन है और हमारे पास जो डबल बॉन्ड है, इन्हीं लोगों में तो हो रहा है क्या, हाइपर कंजुगेटिव। वो अलग कंडीशन है कि इसके पास पड़ोसी कार्बन है कि नहीं है, वो अलग कंडीशन है, वो हम बताएंगे। लेकिन आपको ये फोकस करना है कि अगर इन ऐसे टर्म्स दिए गए हैं, फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, अगर 3 है तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इस कार्बन पे sp2 होगा, इस कार्बन पे क्या होगा, sp2 होगा। ऑलरेडी यू नो दैट कि इस कार्बन पे क्या होता है, sp2 होता है, इसी कार्बन पे क्या होता है, sp2 होता है। ये हाइपर कंजुगेशन के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आप इसी टर्म को समझना चाहो तो इसके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है वो क्या हो जाती है, sp हो जाती है, ठीक है ना, sp हो जाती है, ठीक है, नहीं सॉरी sp3 हो जाती है। तो sp3 में क्या होता है, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बनते हैं, यहाँ पर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं। समझ में आया आपको, ठीक है, कनेक्ट कर लिए आप। देखो मेन टर्म आपको कनेक्ट करना है, फ्री रेडिकल बहुत सारा एग्जांपल समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर उसके बाद कार्बोकेटायन का बहुत सारा एग्जांपल समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इतना पढ़ने के बाद आपको एक टर्म समझना चाहिए कि जो टर्म होता है हमारा, 1 सेकेंड बच्चा लोग, यहाँ अगर आप ऐड करना चाहो, यहाँ अगर आप ऐड करना चाहो तो क्या ऐड करना चाहोगे, दिस इज या फिर इट इज हाइपोथेटिकल। आप बोलोगे सर, एक वो मुरझाया हुआ चेहरा आ जाएगा, सर ये हाइपोथेटिकल है, तो मतलब हाइपोथेटिकल मींस कि ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, रियल में ऐसे कुछ होते नहीं है, ये आपको कहानी बताई जाती है। जैसे नहीं बताया जाता है, आप वहां किसी पर्टिकुलर चीजों से डरते हो, बताया तो वहां पर कुछ था, ठीक है ना, लेकिन जब जाते हो वहां रियल में कुछ होता नहीं है।
तो वही हाइपोथेटिकल मीन्स ये क्या है, रियल में ये पॉसिबल नहीं होता है, रियल में ऐसी घटनाएं नहीं होती है, ये हाइपोथेटिकल है, सोची गई बात होती है, मनोदशा होती है, ठीक है ना। चलो देखो अब हम टर्म में चलते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे मेन टर्म ये होता है कि इसको डिस्कवर किसने किया था, इसको डिस्कवर किसने किया था, इतने सारे बवाल को जो हाइपोथेटिकल था उसको डिस्कवर किसने किया था। तो देखो इसको डिस्कवर किए थे सेल्टर। वन सेकेंड, ठीक है ना, सेल्टर ने डिस्कवर किया था और कियास्टोवस्की किए थे, क्या कियास्टोवस्की किए थे। कब किए थे इन्होंने इसको डिस्कवर, 1900 या फिर 1930s में, ठीक है ना, 1930s में इसको डिस्कवर किए गए थे। लेट्स उसके बाद क्या होगा, एल्काइल कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बताने के लिए हमको एक साइंटिस्ट आए, हमको नहीं सबको एक साइंटिस्ट आए जो क्या थे, बेकर नाथन, ठीक है ना। इन्होंने 1935 में एक्सप्लेन किया क्या, विच वन इज मोर स्टेबल, क्योंकि देखो एटलीस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन को स्टडी कर रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है ना, कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अभी अब चलते हैं हम प्रैक्टिस के लिए, कुछ ऐसे टर्म को देखेंगे कैसे इसमें हाइपर कंजुगेशन होता है। पहले देखो, पहला हमारा जो टर्म होगा कि कैसे होता है, फिर उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल को हम करेंगे, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट with some special reagent, just like अगर हमारे पास क्या होगा, ये कंपाउंड आपको दिया जाता है, कार्बोकेटायन को लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे पास क्या है बच्चा, ये कार्बो लिया गया है, यहाँ पर H है, यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर क्या होगा बच्चा, फिर से कार्बोकेटायन लिया जा रहा है, कार्बोकेटायन को हमेशा घेरा में रखना आप लोग, यहाँ क्या होगा हाइड्रोजन, यहाँ क्या होगा हाइड्रोजन, यहाँ क्या होगा CH3। अगर आपसे जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा विच वन इज मोर स्टेबल, अब इन्हीं चीजों को तो समझना है हमको कि विच वन इज द मोर स्टेबल इन द फॉलोइंग कंपाउंड। अब आपको बताना है कि किसमें ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, तो आप स्मार्ट स्टूडेंट हो गए हो ना, स्मार्ट इन द सेंस आपने कार्बोकेटायन को देखा, कार्बोकेटायन के पड़ोसियों को देखा, पड़ोसियों के पास कितने हाइड्रोजन हथियार हैं वो आपने देखा कि कितने हाइड्रोजन है इसके पास, तो आपने बोला कि सर इसके पास 3, इसके पास 3, इसके पास 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो सर 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने हैं, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 काउंट करोगे ना, तो इससे बोलोगे सर इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो सर इसके पास 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। मैं बोलूंगा हाँ हाँ इसके पास यही होने वाला है। अब देखो इसके पास कार्बन है, कार्बन के पास कितने हैं, आप बोलोगे सर 3 है, तो 3 होंगे तो कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, आप बोलोगे सर 3 ही बनेंगे। तो अब देखो मैंने क्या बताया था कि जिसके पास हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा होगा that compound is more stable. So which one is more stable? तो आप कहोगे सर ये जो फर्स्ट वाला है ना टर्शियरी जिसे बोलते हो कार्बोकेटायन, वो स्टेबल ज्यादा होगा। ये कौन सा है सर, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, उससे थोड़ा सा कम स्टेबल होगा। ये कौन सा है सर, प्राइमरी कार्बोकेटायन, ये थोड़ा उससे कम स्टेबल होता है। अब थोड़ा सा समझना है डीपली में कि हमको सर ये हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर अगर बनाने के लिए, अगर बोर्ड एग्जाम के लिए बनाने के लिए दे दी जाए, देखो एज अ फाउंडेशन आप समझो कि अगर बोर्ड एग्जाम में हम हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ जाए, देन हम कैसे इसको करेंगे। देखो जरा बच्चा, वैसे बोर्ड एग्जाम में आता होता नहीं है, फिर भी देख लो, वैसे नहीं है हमारे सिलेबस में ही, फिर सिर्फ आप यहाँ से काउंट करो ना। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल बस एक ही देख लो कि देखो हमारे पास क्या है, ये बैक एंड पी ऑर्बिटल, ठीक है ना, बैक एंड पी ऑर्बिटल है, और हमारे पास ये क्या है हाइड्रोजन, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है कार्बन का हाइड्रोजन है। तो किसी एक पर्टिकुलर को लेकर हम क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं, आपको हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर को दिखाने वाले हैं। ये जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होता है इसे डबल एरो से दिखाया जाता है, सिंपल सी बात, इसे किसे दिखाया था, डबल एरो से। देखो जरा बच्चा, इसके पास बैक एंड पी ऑर्बिटल, किसको ले, इसको ले, इसको ले, इसको ले, किसको लेके एक्सप्लेन करें, तो आप बोलोगे सर इसी को लेके एक्सप्लेन कर दे, हाँ जी चलो ठीक कोई ना। अब देखो ये जो हमारा डबल बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इनकी जो ऑर्बिटल है, देखो सिग्मा बॉन्ड वगैरह, सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट हो जा रहा है किसको, बैक एंड पी ऑर्बिटल के पास, कार्बन के पास। अब जो स्ट्रक्चर है देखो इसको CH3 हम लिख दे रहे हैं, CH3, और यहाँ पर क्या होगा, ये होगा C, और ये होगा H, ये होगा H, और यहाँ H प्लस लिखा जाएगा। फिर आप बोलोगे सर ये हवा में ऐसे रहेगा, आप यही ना बोलोगे सर ये हवा में ऐसे रहेगा, इसीलिए तो इस हाइपर कंजुगेशन को एक नेम दिया गया है, क्या, आप बोलोगे सर ये नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है, क्या होता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है।
इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा जाता है। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, आपको दिख रहा है क्लियर, सर वहां पे बॉन्ड है ही नहीं। जब यहाँ पर बॉन्ड नहीं तो हाइड्रोजन तो चला जाना चाहिए, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता है। हाइड्रोजन उसके पास होता है, कार्बन के पास ही होता है, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। अगर हम देखो इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो ये जो हाइड्रोजन है ये चला नहीं जाता है, इसके पास ही रहता है, इसलिए हाइपर कंजुगेशन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। मैं अभी डिस्कस करूंगा एटलीस्ट, देखो अभी डिस्कस कर लो कि हाइपर कंजुगेशन को किन नामों से जाना जाता है, ये जरूरी है। हाइपर कंजुगेशन को किस नामों से जाना जाता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल है नो बॉन्ड रेजोनेंस, सेकंड वन है क्या, सिग्मा पाई ऑर्बिटल, सॉरी सिग्मा सिग्मा पाई ऑर्बिटल डिलोकेलाइजेशन, ओ डिलोकेलाइजेशन, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, सिग्मा बैकेंड पी ऑर्बिटल डिलोकेलाइजेशन, क्लियर। अब उसके बाद इसे बोलते हैं क्या, बेकर नॉर्थन है तो एन कैपिटल रहेगा, क्लियर करने की जरूरत करिएगा, नॉर्थन इफेक्ट, ठीक है। तो इसे कई नामों से जाना जाता है बच्चा, ये जरूरी है, इसको कई नामों से जाना जा रहा है, आपको समझना होगा। हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं, हाइपर कंजुगेशन को सिग्मा पाई ऑर्बिटल डिलोकेलाइजेशन कहते हैं, हाइपर कंजुगेशन को सिग्मा बैकेंड पी ऑर्बिटल डिलोकेलाइजेशन कहते हैं, इसे बेकर नाथन इफेक्ट भी कहा जाता है। तो ये हाइपर कंजुगेशन को अलग अलग कहा जाता है। ऑप्शन में आपको आएगा ना बच्चा, इसका ऑप्शन आएगा तो आपको इन टर्म दिया जाएगा, एक ऐसा टर्म दिया जाएगा जिसे हम नहीं कहते हैं, बस उसी क्वेश्चन आपको फंसा देगा कि हाँ ऐसा होगा। हर देखो क्वेश्चन के हर सिस्टम को समझना चाहिए, एग्जामिनर के हर माइंड को समझना चाहिए कैसे क्वेश्चन उन्होंने सेट किया है, ठीक है ना। हमने इसका फर्स्ट हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना दिया। अब देखो हम डबल एरो का यूज कर रहे हैं, इधर तो स्पेस नहीं है हमारे पास, देखो फिर भी यहाँ देख लो कि अब हमको करना होता है बच्चा, ये जो हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है, ये क्या होता है, अब ये डिलोकेलाइजेशन है, ये अपना ले लेता है। मीन्स ध्यान से समझो जरा, कहानी को ध्यान से समझो, ये क्या करेगा, अपना ले लेगा, फिर ये जो हाइड्रोजन है वो अपना ट्रांसफर करेगा, बोलेगा आप टेंशन मत लो सर, स्टेबल हम लोग करेंगे ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड हमेशा रहेगा। अब ये क्या है हमारे पास, कार्बन, अब इस हाइड्रोजन ने दिया तो इसके पास प्लस चार्ज, इसने अपने वापस ले लिया तो इसके पास ऐसा आ गया, तो ये जो हमारा क्या हो गया, ये यहाँ पर हमारा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, क्लियर। अब देखो जरा यहाँ पर कंडीशन को समझते जाओ। अब जब इसने देखो, इसने अपना जब बॉन्ड को वापस लेगा तो ये अपना देने वाला है, तो कितना दे दिया बच्चा, ये हमारा थर्ड हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी हमेशा रहने वाला है, कार्बन हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो जाएगी, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ना रहेगा, फिर भी इसके पास रहेंगे, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, इस कार्बन को लेकर इस पड़ोसी को लेकर थ्री हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बन रहे हैं इसको हमने दिखा दिया। तो जैसे इस कार्बन से बन रहा है, एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड, जैसे इस कार्बन से बन रहा है वैसे इस कार्बन से 3 बनेगा, वैसे इस कार्बन से 3 बनेगा, तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा, 3 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। आपको समझ में आया कैसे बनाना है, फ्री रेडिकल के बीच से ये ऐसे बनता है, ठीक है ना। तो आपके सिलेबस में ये नहीं है कि कैसे बनता है, आपको बस पता करना होता है कि कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे, ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। ओके चलिए, विद सम स्पेशल एग्जांपल में हमने देखा कि क्या, एक एग्जांपल हमने लिया था ना कार्बोकेटायन कार्बेनायन का, विच वन इज मोर स्टेबल, हो गया था उसका। चलो अब हमको फ्री रेडिकल का देखना है कि विच वन इज मोर स्टेबल, अगर हमारे पास कुछ इस तरह से रहेगा, ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड है, ठीक है ना। अब फ्री रेडिकल हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, सॉरी एल्काइल ग्रुप है, देन आपसे हमारे पास क्या है, फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल थोड़ा सा बड़ा दिखाइएगा क्योंकि दिखना चाहिए ना फ्री रेडिकल क्या है। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारा फ्री रेडिकल, यहाँ पे क्या है हमारा हाइड्रोजन, यहाँ पर हमारा क्या है हाइड्रोजन, यहाँ पर एक ही CH3 ग्रुप है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि एक कंपाउंड ऐसा भी ले सकते हो जिसके पास CH3 होगा और क्या होगा, इसके फ्री रेडिकल होंगे। अगर आपसे कंपाउंड पूछा जाए विच वन इज मोर स्टेबल, ठीक है ना, एक सेकेंड लो।
विच वन इज मोर स्टेबल। आप बताइए कौन सा स्टेबल होंगे। तो इसमें देखो क्लियरली ये किया जाता है कि हमारा जो फोकस होता है वो फोकस कहाँ होता है। अब बोलोगे सर हम जो फोकस करने वाले हैं वो फोकस करेंगे अल्फा कार्बन पर। अल्फा कार्बन कहाँ पर है, ठीक है। अल्फा कार्बन को फोकस कर लेंगे तो सर आप अल्फा कार्बन से कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन जुड़े होंगे उस पर फोकस करना है। सिंपली जितना हम अच्छे से फोकस कर लेंगे वही हमारा क्या होगा, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनने वाला है। चलिए इसको देखते हैं। अगर फ्री रेडिकल कुछ ऐसे टर्म कंडीशन होंगे, ठीक है ना। देखिए अगर यहाँ पर हम हाइपर कंजुगेटिव देखें तो कितने नंबर ऑफ अल्फा कार्बन है, तो आप देखो ये हमारा क्या है, फ्री रेडिकल है। ये फ्री रेडिकल से कितने कार्बन जुड़े हैं, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। वाओ, तो नंबर ऑफ 3 अल्फा कार्बन है। आप बोलोगे सर वाओ, ठीक है। अब देखो इन जो 3 अल्फा कार्बन है इससे कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो एक कार्बन से 3, एक कार्बन से 3, एक कार्बन से 3, तो कितना हो जाएगा बच्चा, 3 3 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। जब 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ना 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनने वाला है। कितना स्ट्रक्चर बनेगा, आप बोलोगे सर यहाँ पर 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। चलो थोड़ा इसको देख लेते हैं, एक सेकंड बच्चा लोग। हाँ जी, इसको देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, ये कौन सा फ्री रेडिकल है, अब बोलो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के पास वाला ये कार्बन है, पास वाला कार्बन है, पास में कार्बन है, हाइड्रोजन है। तो पास वाले हाइड्रोजन को लिया जाता है। आप बोलोगे नहीं सर, पहले कार्बन को लिया जाता है। तो नंबर ऑफ अल्फा कार्बन, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ अल्फा कार्बन, सॉरी नंबर ऑफ अल्फा कार्बन 2, जिसे बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। नंबर ऑफ अल्फा कार्बन 2। फिर अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन तो फिर आप बोलोगे 3 3 6 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। एनी डाउट, नो डाउट। अब इसके बाद जब 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा सर, तो यहाँ पर जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा वो कितना बनेगा, आप बोलोगे यहाँ पर जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनने वाला होगा वो 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, देन इसका आप देख लो, इसका आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। कितना होगा, आप सिंपल कह सकते हो सर एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो सॉरी एक अल्फा कार्बन होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन मीन्स 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, अगर इसके स्ट्रक्चर को ओपन किया जाए तो आप तो बोलोगे सर यहाँ पर कार्बन हो जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। अब मैं पूछूं नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इन दिस कंपाउंड, तो आप क्या बोलोगे, बताओ बताओ बताओ। फिर हाँ, जो सही बोल रहे आप सही सोच रहे हो कि जो फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल के पास कार्बन है, तो आप बोलोगे नहीं सर इसके पास कार्बन तो नहीं है, यहाँ पर कार्बन है, नहीं सर यहाँ पर कार्बन है। तो मतलब इस फ्री रेडिकल के पास पड़ोसी नहीं है। तो इस फ्री रेडिकल की जो एक्सप्लेन करने वाला है डेवलपमेंट को वो नहीं है। तो आप बताओ जब उसके पास एक्सप्लेन करने वाला डेवलपमेंट नहीं है तो उसको कैसे महसूस होगा कि मैंने डेवलपमेंट किया है, ठीक है ना। देखो तो वही चीज है, यहाँ पर कार्बन है नहीं, तो नो, आप ऐसा लिखोगे नो, इंग्लिश में लिखोगे ना, हाँ हाँ क्यों नहीं, नो अल्फा कार्बन। दैट्स वाई अब क्या होगा, नो अल्फा हाइड्रोजन। ये देखो सॉरी नो नो लिखना है बच्चा, एक सेकेंड, यहाँ क्या होगा, नो की बात की जा रही, नो की बात क्लियर करना, नंबर ऑफ नहीं। अब यहाँ पर नहीं है, नो अल्फा कार्बन प्रेजेंट, नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। दैट्स व्हाई वी कैन क्लियरली से दैट कि यहाँ पर जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होगा, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होगा वो भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, एक सेकेंड, वो ये आनी चाहिए, इसमें 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहा है, इसमें 6 बन रहा है, तो ऐसे सिंपली कह सकते हैं कि ये फॉलो करेगा। जिसमें हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं होगा वो क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा, जिसमें होगा वो स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा जिसमें होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है, इसमें 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई दिस इज मोर स्टेबल रेदर देन अदर कंपाउंड। आया समझ में आपको, कर लोगे अब एग्जाम्पल ले अच्छा अच्छा वाला। चलिए चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं अच्छा अच्छा वाला।
अगर आपको ऐसा कंपाउंड दिया जाए, चलो ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, सीरियसली समझने की कोशिश करिए। अगर हम आपसे पूछे यहाँ पर विच वन इज मोर स्टेबल इन दिस फॉलोइंग कंपाउंड, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप क्या बताओगे? स्टेबिलिटी को बाद में रखो, पहले टर्म कंडीशन समझो कि हमको हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। रीजन क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर देयर वाज नो एनी अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, दैट्स व्हाई नो एनी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर आर फॉर्म। क्लियर? एनी डाउट? किसी को डाउट होगा तो वो डाउट यहाँ पे क्लियर कर ले कि यहाँ पर क्या होगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज है, देन हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पर किसी के पास अल्फा कार्बन है, तो आप बोलोगे सर इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है। जब अल्फा कार्बन नहीं है तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तो आप क्लियरली यहाँ पे लिख सकते हो कि हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। क्लियर? देखो नेक्स्ट वन, हमारा दोनों ये जो कंपाउंड है ना मोस्ट स्टेबल है, ये अक्सर पूछे गए हैं, अक्सर पूछे गए हैं। चलिए इसकी स्टेबिलिटी को थोड़ा देखते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होने वाला है। हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा, CH3, यहाँ पर क्या होगा, CH3। अब इसके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर आप बोलोगे सर इसी को तो हमने अभी किया, ठीक है ना। लेकिन देखो यहाँ पर हम सिंपली देखें तो ये कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन के पास जो पड़ोसी है उसके पास कितने कार्बन है? आप बोलोगे सर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, अल्फा कार्बन कितने हैं, दो अल्फा कार्बन है। तो फिर सर इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं? तो फिर बोल रहे हो आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जब 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है सर, तो हम बोल सकते हैं कि सर 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखो, यहाँ की जो मैटर है, अगर ऐसा कंडीशन दे दिया जाता है कि ये जो हमारा जो सिस्टम है ना वो हम एलाइलिक कार्बोकेटायन बोलते हैं, ठीक है ना। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बोकेटायन। अब ये एलाइलिक कार्बोकेटायन होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। आप बोलोगे सर इसमें जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होगा वो कितना होगा? सिंपल सी बात है कि कितना होगा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। देन आफ्टर आपको ये समझना होगा ये भी तो सिस्टम है, ये भी तो सिस्टम है, इसलिए यहाँ पर ना, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन के साथ साथ, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के साथ साथ रेजोनेंस भी लगता है। जहां हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर के साथ साथ रेजोनेंस अप्लाई हो तो वो कंपाउंड क्या होगा, वो कंपाउंड मोस्ट स्टेबल होगा। क्या होगा? मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होगा, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी के मैटर में जो हमारा जो मैटर आता है, देखो इसको क्लियर करो आप पहले तो, ये हमारा क्या है, बेंजीन, ठीक है ना। बेंजीन से जो हमारा CH2 जुड़ा होता है इसे बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। कौन सा कार्बोकेटायन? बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। ये जो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन होता है ये स्टेबल होता है इसके एलाइलिक कार्बोकेटायन के लिए, ठीक है ना। इससे ये स्टेबल होता है, बाकी उसके पीछे होते हैं टर्साइल, ब्यूटील, टर्सरी होता है कार्बोकेटायन, फिर उसके बाद सेकेंडरी कार्बोकेटायन, उसके बाद प्राइमरी कार्बोकेटायन। क्यों ये ज्यादा स्टेबल होते हैं? सिंपल आप कह सकते हो ये इसलिए स्टेबल होते हैं ना सर कि इसमें देखो रेजोनेंस भी पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन भी पाया जाता है। जहां हाइपर कंजुगेशन के साथ साथ रेजोनेंस भी स्टेबिलिटी में पार्ट कर रहा है, देन आप वहां पे क्लियरली ये कह सकते हो कि सर दिस आर मोर स्टेबल कंपेरिजन टू वेयर रेजोनेंस आर नॉट फाउंड। समझ में आ रहा है? तो इसमें दो स्टेबिलिटी लग रही है ना, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे, ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। ऐसे कंपाउंड कभी कभी दिए जाते हैं, ये बेंजाइलिक पोजीशन है, ठीक है ना, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन से बोला जाता है। कर लोगे आप, कोई दिक्कत? नेक्स्ट वन हम लेते हैं बच्चा, आप साथ में करते करते रहो अच्छे से, इसको अच्छे से करते रहो। जितना जल्दी आप करोगे, थोड़ा सा स्पीड को फास्ट करो, जितना जल्दी आप अच्छे से करोगे ना उतना अच्छा सा आपको समझ में आने वाला है। क्या होगा यहाँ पर, CH3 होगा, यहाँ पे क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या होगा, CH3 होगा, ठीक है। चलिए इतना एग्जाम्पल को हम देखते हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड बच्चा लो। हाँ, अब इसको हम देखते हैं कैसे इसकी स्ट्रक्चर को ड्रा करना है और कितना नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। बहुत सिंपल है, स्लो चलिए, अच्छा से चलिए। देखिए अभी हमको फोकस करना है यहाँ पर हर नंबर ऑफ अल्फा कार्बन कितने होंगे? आप बोलोगे सर यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा कार्बन होंगे नहीं होंगे सर, क्यों? क्योंकि इसके पास पड़ोसी है ही नहीं। जिसके पास पड़ोसी नहीं है डेवलपमेंट का एक्सप्लेन नहीं करने वाला है, ये माइंड में रखा के रहो अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे नो, एक सेकेंड, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा नहीं, बनने वाला है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है हमारा
ये देखो मैंने बताया था ना, ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। अब इस फंक्शनल ग्रुप के पास वाला जो कार्बन होता है वही क्या होता है, आप बोलोगे सर वो अल्फा कार्बन होता है। कितने अल्फा कार्बन है सर, तो आप बोलोगे सर वहां पर एक अल्फा कार्बन है। जब यहाँ पर एक अल्फा कार्बन है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। जब 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनने वाला है। समझ में आया आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ का देख लो बच्चा, CH3 डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH3। अब ये हमारा क्या है, आप बोलोगे सर ये फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप के पास में जो कार्बन है ना, ये क्या है, हमारा पड़ोसी है। अब देखो नंबर ऑफ अल्फा कार्बन कितने हैं, एक और एक मिलाकर 2 अल्फा कार्बन हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो इसके पास जब 2 अल्फा कार्बन हो जाएंगे, अब इसके पास जो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 इसके पास है, 3 इसके पास, आप बोलोगे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास क्या हो जाएंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। जब 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे तो आप बोलोगे सर एक सेकेंड, आप हमको ये भी क्लियर कर दो, यहाँ पर सॉरी 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 बच्चा, 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। कोई दिक्कत अभी तक आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको कॉपी करिए। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल होने वाला है वो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, देन आफ्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी CH2 CH2, यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे हो जाएगा CH3। वाह इतना बड़ा, कितना हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, आप बताओ जरा। अब अगर हमारे पास कुछ इस तरह से कंपाउंड बन जाए, इस तरह से कंपाउंड बन जाए और यहाँ पर हो जाए हमारे पास CH, सॉरी CH न रखो यहाँ पर बच्चा, यहाँ पर रखो तुम, ये क्या रखो CH2, यहाँ पर क्या होगा CH3, यहाँ पर क्या होगा CH2, नहीं यहाँ पर CH3 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन हो जाएगा, क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इन बोथ ऑफ कंपाउंड, थोड़ा सा बताओ, मैं वॉकिंग कर लेता हूँ थोड़ा सा, चलिए बताओ बताओ बताओ, हो गया आपको क्लियर। देखो अब हमारा क्या है, क्लियर देखो, ये हमारा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे मेन टर्म है कि हम फंक्शनल ग्रुप को कलेक्ट करते हैं। तो हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से लंबी श्रृंखला जुड़ी हुई है, लॉन्ग चेन जुड़ा हुआ है, इससे मतलब है हमको नहीं, हमको सिर्फ पड़ोसी से मतलब है। कितना बड़ा विलेज है डजंट मैटर, हमको सिर्फ पड़ोसी से मतलब है। पड़ोसी कितना है बच्चा, आप बोलोगे अल्फा कार्बन ये है, ठीक है ना। कितने अल्फा कार्बन है, आप बोलोगे सर 1 है। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने अटैच है उस कार्बन से, आप बोलोगे सर सर 2 है वहां पर, तो यहाँ पर बोलोगे 2 अल्फा हाइड्रोजन। देन आफ्टर जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होने वाला है वो क्या होगा, 2 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। इट्स सो सिंपल बट इट इज थिंकेबल क्वेश्चन, थोड़ा सोचो इसके बारे में। ये हमारा कार्बोकेटायन है ना, इसके पड़ोसियों को पहले पहचानो। इसका जो पड़ोसी है ये वाला कार्बन है, ठीक है, थोड़ा सा इसको रेड में लिख देते हैं, आपको दिखने वाला है। अब ये जो इसका पड़ोसी है, ये जो इसका पड़ोसी है, आप देखो इसके पड़ोसी को पहले मार्क कर लो, ठीक है ना। अब इसका जो ये वाला पड़ोसी है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना। अब ये जो पड़ोसी है, इस पड़ोसी के पास जो बॉन्डिंग है अभी 3 बॉन्डिंग है, मींस इसके पास एक बॉन्डिंग ऐसा है जो क्या है, हाइड्रोजन का है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ अल्फा कार्बन, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ अल्फा कार्बन 3 है, 3 अल्फा कार्बन आर प्रेजेंट। अब देखो 3 अल्फा कार्बन प्रेजेंट है वो मीन्स नहीं है, हमको ये देखना है कि उन अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन कितने हैं। फिर आप बोलोगे सर उसके पास ना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 3 2 5 है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है सर। अब जब 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितना बनेगा, आप बोलोगे सर वहां पर 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनने वाला है। कोई दिक्कत आपको, कॉपी करेंगे, कॉपी करिए इसको। बट एक क्वेश्चन को थोड़ा आप समझो इसको, ऐसे क्वेश्चन आपको नीट में पूछे गए हैं। नीट हुआ था कब, नीट हुआ था 2015 का जो कैंसिल हुआ था, उसका एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन था, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन था। वो क्या था, CH3, यहाँ पर क्या है CH3, यहाँ पर क्या है CH3, ठीक है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ था। और ये क्या है हमारा CH, उसके बाद ये क्या है हमारा रिंग बना हुआ था, ठीक है। इसके पास क्या है फ्री रेडिकल, ये ऑप्शन ये था। और दूसरा क्या था बच्चा, दूसरा हमारे क्वेश्चन जो था वो क्या था कि हमारे पास C बना था, उसके पास फ्री रेडिकल था और फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ था, PH लिखा था, बस सिर्फ PH लिखा था बच्चा,
समझने की कोशिश करो। और क्या कंपाउंड दिया गया था, वो ये कंपाउंड दिया गया था, ठीक है। हालांकि इनसे कुछ मतलब नहीं था, लेकिन ऐसे कंपाउंड दिए गए थे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3। तो इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन को असाइन करना चाहेंगे कि कैसे हम इसमें पता करेंगे कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैसे है और कितना है, ठीक है ना। थोड़ा इसको देखो, क्वेश्चन हमको देखने में थोड़ा समय लगेगा, इसको देखो आप जरा कैसे इसका आंसर होगा, बताओ आप फिर बोले हमको समय लगेगा सर, देख लो, देखो देखो जरा देखो, अब आया समझ में आपको। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको पेशेंस चाहिए होता है, और फिलहाल में ये भी समझना होता है कि फेनाइल ग्रुप कैसे होते हैं। ये इसमें एक फेनाइल ग्रुप को ओपन करके रखा हुआ है, मीन्स अगर हम इसके स्ट्रक्चर को हटाएं, ठीक है ना, अब कैसे बना सकते हैं, ये देखो ऐसा होता है ना, इसके बीच में जो बॉन्डिंग होती है कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। अब जरा देखो, ये हमारा क्या है, इसी को तो हमको टारगेट करना है, इसी पॉइंट से हमको टारगेट करना है। तो ये हमारा जो बच्चा इससे जो पड़ोसी जुड़ा हुआ है, इसके पास अल्फा कार्बन कितने हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर कार्बन तो है, यहाँ भी कार्बन है, तो सर आप बोलोगे सर इसके पास 2 अल्फा कार्बन है सर, कोई नो प्रॉब्लम। अब इसके पास देखो हाइड्रोजन है नहीं, इसके पास डबल बॉन्ड यहाँ पर बना हुआ है, एक बॉन्ड है, 4 बॉन्ड कंप्लीटली, इसके पास हाइड्रोजन है, तो आप बोलोगे सर नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। जब नो अल्फा हाइड्रोजन तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, आप बोलोगे सर नो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, देन दिस स्टेबल। अब इसके बाद देख लो बच्चा, यहाँ पर फ्री रेडिकल है, अब देखो फेनाइल ग्रुप ऐसे ही होते हैं, तो सभी कार्बन के पास क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आप यहाँ भी वही कर सकते हो, नो, एक सेकेंड, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3 है, ठीक है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी अल्फा कार्बन कितने हैं, 3, हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप बोलोगे सर नो अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। अब यहाँ पे बोलोगे नो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर आर फॉर्म, देन क्लियर कर सकते हो। अब यहाँ का मैटर समझ लो, ये हमारा क्या है, फ्री रेडिकल है ना, ये फ्री रेडिकल है और ये CH3 है, तो समझो मैटर को। यहाँ पे सब क्या है बच्चा, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा कार्बन है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है हमारा कार्बन है, कार्बन ने एक बॉन्ड यहाँ पर बनाया, एक बॉन्ड यहाँ पर बनाया, एक बॉन्ड यहाँ पर बनाया, 3 बॉन्ड बनाया, तो इसके पास इट मस्ट बी हाइड्रोजन होने चाहिए, सिंगल हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ कार्बन देखो इसके साथ बॉन्डिंग कराया है, तो इसके पास भी हाइड्रोजन होगा, क्लियर ना। ये डीप अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इसको आपको समझना होगा, ठीक है ना। इसको आप करेंगे तभी आप काम अच्छे से कर पाएंगे और अच्छा मार्क्स लेकर आ पाएंगे, काम तो अलग बात है। देखो जरा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ये फ्री रेडिकल। अब इस फ्री रेडिकल के पास जो कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, तो फिर आप लिख सकते हो कि अल्फा कार्बन कितने हैं सर, फिर आप बोलोगे 2 अल्फा कार्बन है सर, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं सर, आप बोलोगे 2 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। जब 2 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो 2 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर भी बनेगा सर, बहुत सिंपल है। तो विच वन इज मोर स्टेबल, आप बोलोगे सर दिस वन इज मोर स्टेबल बिकॉज दे हैव 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कंपेरिजन टू दिस आल मॉलिक्यूल। आया समझ में आपको, कोई दिक्कत, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इस कंपाउंड में नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है ना, आपको बताइए जरा, सोचिए जरा इसके बारे में, सोच लिए आप। चलो यहाँ देखो, जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है वो हमको यहाँ पे फोकस करना है कि ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप हो गया, फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है वो क्या हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होता है CH3, टर्मिनल पे CH3 होता है, मिड में होता है, वहां पे क्या होता है H2, ये आप क्लियर कर लो। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे होगा CH3, यहाँ पर क्या होगा CH3, यहाँ पे बच्चा देखो CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पर CH3। अब देखो कितने नंबर ऑफ अल्फा कार्बन है, तो आप बोलोगे बच्चा 4 अल्फा कार्बन है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, फिर आप बोलोगे 3 3 3 3 12 अल्फा हाइड्रोजन, तो 12 हाइपर कंजुगेशन बनने वाला है, क्लियर। नेक्स्ट वन इज हमारा क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन मतलब हमारे पास 6 सॉरी पहले तो अल्फा कार्बन बताना होता है ना, कि देखो हमारे पास अल्फा कार्बन कितने हैं, आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 अल्फा कार्बन है, जब 2 अल्फा कार्बन है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, आप बोलोगे सर यहाँ पे
अल्फा हाइड्रोजन है। जब 6 अल्फा हाइड्रोजन है सर, तो इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कैसा बनेगा सर? 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। सिंपल। चलो नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप कर लोगे। क्या है? नंबर ऑफ अल्फा कार्बन। आप बोलोगे सर नंबर ऑफ अल्फा कार्बन 2, ठीक है ना, नंबर ऑफ अल्फा कार्बन 2। क्लियर? अब देखो लिखने का पैटर्न अलग अलग हो जा रहा है ना, आप बोलोगे सर अलग अलग पैटर्न लिख दे रहे हो। यहाँ पर देखो 3 और 2, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 5। देन आफ्टर आप कह सकते हो कि ये 5 का हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा, 5 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। विच वन इज मोर स्टेबल? 1 सेकंड, 3 पर आ गया। अब देखो विच वन इज मोर स्टेबल, आप कह सकते हो सर दिस वन इज मोर स्टेबल कंपैरिजन टू दिस वन इज मोर स्टेबल कंपैरिजन टू दिस वन। क्लियर? तो ऑर्डर जो होगा हमारा वो ऑर्डर ये होने वाला है। ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन ये सही होगा, जिसमें दिया रहेगा 1 2 3, तो ये हमारा ऑप्शन सही होने वाला है। अब आपको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट वन हम देखते हैं। नेक्स्ट वन हमारा क्या क्वेश्चन होने वाला है, आप यहां पे फोकस करो। ये सही होगा। अब यहां पर बताओ बच्चा, विच वन इज मोर स्टेबल, हाउ मेनी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर आर फॉर्म। आप यहां पे क्लियर बताओ। देखो जरा यहां का मैटर अगर तो देखना है तो थोड़ा सा आप सोचो जरा, मैं एक राउंड कर लेता हूं। आप सोचो 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 क्या होगा। चलो अब इसको हम देख लेते हैं कि देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हमको पता करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको बाउंडेड करेंगे। किसको बाउंडेड करना है? जहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसको बाउंडेड कर लिए। अब इसके पड़ोसियों को देखना है कि फिर पड़ोसी हैं कहाँ इसके। तो पहला हमको ये देखना है कि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन क्या होगा। यहाँ पर देखो ये क्या है? डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बताया टर्मिनल होता है ना, टर्मिनल का CH3 माना जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये इसके पड़ोसी हैं, तो एक कार्बन तो ये हो गया, ठीक है ना, ये पड़ोसी हैं, ये कार्बन तो ये हो गया, ये पड़ोसी हैं, ये कार्बन तो ये हो गया। आप कह सकते हो 3 अल्फा कार्बन आर प्रेजेंट। क्लियर? अब नेक्स्ट वन हमको देखना है 3 अल्फा कार्बन आर प्रेजेंट। अब यहाँ पर देखो बच्चा, ये किसी के साथ बॉन्डिंग किए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C, 2 हाइड्रोजन इसके पास बच रहे हैं, 2 हाइड्रोजन इसके पास बच रहे हैं, 2 2 4 4 3 7, ये क्या हो जाएगा? 7 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। ठीक है ना, जब 7 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो 7 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर आर फॉर्म। ये इस कंपाउंड के लिए हो गया। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड क्या है? अब देखो यहाँ की पड़ोसियों को देखना है, इनके पड़ोसी ये भी होंगे, ये वाला कार्बन, इनके पड़ोसी ये वाला कार्बन होंगे, इनके पड़ोसी ये वाला कार्बन होंगे, सब सिंगली बॉन्डेड है। मींस इसके पास हाइड्रोजन कितने होंगे? 2, इसके पास कितने होंगे? 1। क्लियर? कार्बन की वैलेंसी होती है 4। अब देखो नंबर ऑफ अल्फा कार्बन, आप बोलोगे सर 1 2 3 अल्फा कार्बन प्रेजेंट, दोनों में सेम सेम 3 अल्फा कार्बन प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा? हमको हाइड्रोजन पता करना होगा। 2 2 4 4 1 5, आप कह सकते हो 5 अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, दैट्स व्हाई 5 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड। So which one is more stable? Which one is more stable? You can clearly say that this one is more stable. So I think ये क्या है? All about hyperconjugation है। ठीक है ना, कुछ ऐसे एग्जाम्पल को आपको देखो बेस अच्छे से पता लग गया ना, आप अच्छे से कर लेने जाने वाले हो। ठीक है ना, कुछ ऐसे टर्म होंगे जो मिस्टेक हुआ होगा उसके लिए सॉरी, आप कंप्रोमाइज करिएगा। बाकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, मीन्स जो बेस है, जो कॉन्सेप्ट है, वो मिस्टेक नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच, इसको आप अच्छे से करिए।